ए.वी. सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में का लेक्चर आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। यहाँ पर लेसन फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सेल, कोशिका। इस पर बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, यानी सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसका चित्र पूछा गया है कोशिका का। और विभिन्न कोशिकांगों के कार्य भी पूछे गए हैं। कोशिका क्या है, उसका नामांकित चित्र, और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब के डायग्राम भी पूछे गए हैं और इनके कार्य भी पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर 100% एक प्रश्न आएगा। तो सभी छात्र छात्राएँ कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे और कोशिका के बारे में जितना हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स भी आप लोग तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेल यानी कोशिका क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेल यानी कोशिका जो होती है वो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कोशिका क्या है। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई क्यों कहलाती है और कार्यात्मक इकाई क्यों कहलाती है? तो कोशिका जो है वो प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो संरचनात्मक इकाई क्यों कहलाती है? क्योंकि किसी भी जीवधारी की संरचना जो है वो इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक लड्डू छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर बना होता है। पूरे लड्डू में छोटी छोटी बूंदियाँ आपस में जुड़ी होती हैं और पूरा लड्डू बनता है। ठीक वैसे ही छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ती चली जाती हैं और किसी भी जीवधारी का शरीर बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोशिका जो है वो क्या है, संरचनात्मक इकाई है। अब कोशिका कार्यात्मक इकाई क्यों कहलाती है, क्रियात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो इसी कोशिका के अंदर होती हैं, इसलिए ये क्रियात्मक इकाई भी कहलाती है। तो कोशिका की जो परिभाषा है, कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवधारियों की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं सेल इज़ द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। अब जीवधारी जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी जीवधारी को एक कोशीय तथा बहुकोशीय जीवों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर या तो जीवधारी कोई एक कोशीय होगा। एक कोशीय कब होगा? अगर उसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है, जैसे कि प्रोटोजोआ, ईस्ट, जीवाणु, ये सभी के सभी कैसे हैं, एक कोशीय हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, सिंगल सेल होती है, इसलिए ये एक कोशीय जीव कहलाते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, हम लोग, ये कैसे हैं, बहुकोशीय हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक कोशिका नहीं होती है, इनमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिल करके शरीर को बनाती हैं, इसलिए ये बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। तो या तो जीवधारी एक कोशीय होगा या बहुकोशीय होगा। अब जो मनुष्य का शरीर होता है, हम लोगों का जो शरीर है उसमें लगभग 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं, या 100 ट्रिलियन। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, ट्रिलियन हिंदी में छूट गया है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स या 10⁻14 सेल होती हैं एक मनुष्य के शरीर में, और जिनका जो आकार होता है वो 10 माइक्रोमीटर का होता है। तो कोशिका का जो आकार है वो 10 माइक्रोमीटर का होता है और इसका जो वजन होता है वो लगभग 1 नैनोग्राम का होता है। तो ये मनुष्य के शरीर
में लगभग 10⁻14 या 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक कोशिका का आकार 10 माइक्रोमीटर और एक कोशिका का वजन 1 नैनोग्राम होता है। इसी प्रकार जो कोशिकाएं हैं उनको मुख्यतः केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं है और किस कोशिका में केंद्रक है। तो इसके आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिकाएं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव अर्थात ऐसी कोशिका, ऐसा केंद्रक जो कि पूर्ण विकसित ना हो, तो वो कहलाएगा, तो वो कोशिका कहलाएगी। ऐसी कोशिका जिसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, यहाँ पर देखो लिख रखा है इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। तो जिन कोशिकाओं में प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और इनके जो उदाहरण हैं वो होते हैं आर्चीबैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो होते हैं आर्चीबैक्टीरिया हैं। ये सभी उदाहरण है किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार की कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें बिल्कुल स्पष्ट विकसित केंद्रक पाया जाता है, देखो यहाँ पर लिख रखा है इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित होता है, इन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है तथा अन्य कोशिकांग के लिए अन्य कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्णतया विकसित होता है, पूरी तरह से उपस्थित होता है, वे कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पादप और जंतु, हम लोगों की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जबकि जीवाणुओं और आर्की बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आगे दिए हुए हैं आपके कार्य। ये कोशिका के कार्य दिए हुए हैं। कोशिका के कौन कौन से कार्य हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये कोशिका के कार्य हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोशिका के कार्य ये सारे दिए हुए हैं, इनको अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो कोशिका क्या है आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कितना आपको नोट करना है। एक तो कोशिका क्या है ये आपको नोट करना है, दूसरा कोशिका की संख्या कितनी है, ठीक है, और कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये आपको नोट करना है। और कोशिका के कार्य अभी आपको छोड़ देने हैं। यहाँ पर कोशिका के कार्य आपको छोड़ देने हैं। अब अगला आता है कोशिका की संरचना। अगर हम एक कोशिका को देखें, ये संरचना कई बार बोर्ड में पूछी गई है, एक कोशिका की संरचना क्या है। तो किसी कोशिका की संरचना अगर हम देखें तो उसमें हमें मुख्यतः 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक कोशिका की संरचना में हमें 3 चीज़ें दिखाई देनी है, यानी इन 3 चीज़ों से मिलकर एक कोशिका की संरचना बनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी है। पहला है कोशिका कला अथवा कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य तथा तीसरा है केंद्रक। इन 3 चीज़ों से मिलकर ही कोशिका की संरचना बनी होती है। तो चलिए अब हम कोशिका की संरचना को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक एनिमल सेल दिखाई गई है, ये एनिमल सेल है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम कि कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो कोशिका होती है आपकी, ये जंतु कोशिका है। और इस जंतु कोशिका में आप लोग देख सकते हैं ये बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है, बाहर की तरफ इसके चारों ओर, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और इससे कोशिका जो है वो घिरी रहती है, चारों तरफ से कवर रहती है, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ अगर हम देखें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखें तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है इसके अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित हैं। आप तो एक सेंटर में आप बिल्कुल गोल गोल संरचना देख सकते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियस, ये केंद्रक है। और इसी के अंदर, इस गोल गोल संरचना के अंदर एक और छोटी गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। इनके कार्य क्या है, इनकी संरचना क्या है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर एक जर्नल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग इसमें उपस्थित हैं। तो पहला तो केंद्रक हो गया आपका, दूसरा न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। और तीसरा जो है, इसके अंदर ये पतले पतले धागे आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। धागेनुमा संरचना इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। ये धागेनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं, क्रोमैटिन। इनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन धागा होता है जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, और उसके अंदर क्रोमैटिन धागा पाया जाता है। इसी केंद्रक कला, ये बाहरी जो इसकी झिल्ली होती है, इस केंद्रक कला से जुड़ी हुई अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो संरचनाएं हैं, इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर चित्र बना रखा है, इसमें इन्होंने लिख रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, रफ और स्मूथ। स्मूथ वाली ये हैं और रफ वाली ये हैं, ठीक है। तो रफ और स्मूथ क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला जो कोशिकांग है देख लेते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर इसके अलावा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल चिपके हुए हैं, कण ऐसे करके छोटे छोटे कण इस पर चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये कण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत छोटे छोटे कण, इनको कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम के कण होते हैं। इनका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को बनाना कोशिका के अंदर। इसके अतिरिक्त कोशिका में गोल्गी ऑपरेटस पाया जाता है। ये संरचना जो है ये गोल्गी ऑपरेटस है। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम है, ये देख सकते हैं लाइसोसोम है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है आपका। तो ये जो है जितनी भी संरचनाएं हमने बताई हैं, ये सब कहाँ होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं। तो इनको कहते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं या कोशिकांग हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर हम एक दूसरी कोशिका का चित्र है हमारे पास, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरी कोशिका है बना रखी है, इसमें भी ये कलरफुल है, इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये केंद्रक है, ठीक है, बीच में ये केंद्रिका है और अंदर इसके क्रोमैटिन धागा है, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के साथ इस पर छोटे छोटे कण ऐसे चिपके हुए हैं। ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम के कण हैं, ठीक है। और ये आप ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ जो पतली मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ चिपचिपा भरा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें छड़नुमा ये संरचनाएं हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम होते हैं,
लाइसोसोम है, वैक्यूल है और ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी वेसिकल या गोल्गी apparatus कहते हैं इसको, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ़ और स्मूथ 2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये सेल की संरचना चाहें तो आप यही बनाएं, या हम दूसरी सेल का संरचना डाल देंगे कि आपको किस प्रकार से एक सुंदर सेल का चित्र बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट होमवर्क में इस कोशिका का साफ, स्वच्छ, नामांकित चित्र बनाएंगे। सभी स्टूडेंट को बनाना है होमवर्क में, और इसको आप लोग जो चित्र बनाएंगे कॉपी के ऊपर, उसकी फ़ोटो खींचकर हमको ग्रुप में ज़रूर डालेंगे, और ये हम नोट भी करते रहेंगे किस स्टूडेंट ने होमवर्क किया है, किस स्टूडेंट ने नहीं किया है। तो आप लोग पूरी तरह से होमवर्क आप लोग करते रहेंगे।